जिस समय आधा देश महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहा है, सनातन संस्कृति के रथ को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। पूरा विश्व जिस कुंभ को चकित भाव से देख रहा है, उस कुंभ के मध्य ऐसा गैंग भी सक्रिय है जो माताओं और बहनों के स्नान करते हुए चित्रों को बेचने में लगे हैं। हम कहाँ आए? हमारा साहित्य, हमारी प्रगति, हमारी विकास यात्रा कहाँ जा रही है? इसको केवल साहित्य रोक पाएगा। सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय भाई दवे जी, जिनके सौजन्य से आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, भाई कटारे जी, भाई जमनानी जी, व्यास जी, वीरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण जी, अन्य समस्त उपस्थित बंधुओं, साहित्य रचना से पूर्व साहित्यकार को ये निश्चय कर लेना चाहिए कि वो साहित्य से आशय क्या ले रहा है। साहित्य अपरिभाषीय है। जैसे परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं होती, ऐसे ही साहित्य की भी कोई निश्चित शब्दों में परिभाषा नहीं की जा सकती। साहित्य केवल पुस्तकों में लिखा हुआ विवरण नहीं होता। साहित्य किसी समाज की आधार भूमि होता है। साहित्य संस्कृति का संवाहक होता है। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि हमने जो लिख दिया वही साहित्य है, वे भ्रम में है। अगर एक शब्द में कहें तो साहित्य केवल वह है जो लोकमंगल के पथ को प्रशस्त करता है। इसीलिए गोस्वामी जी कह गए, कीरति भनिति भूति भली सुर सरिसम सब कहे। कीर्ति, व्यक्ति का यश ऐसा होना चाहिए जिससे सबको लाभ हो। जो यशस्वी हुआ है केवल उस तक उस यश की उपलब्धि सीमित न रहे, वो सबके लिए हो। और दूसरा शब्द जो भणिति है वह कथन के लिए। कथन ऐसा हो जो सबके कल्याण के लिए। ध्यान दीजिए, यह सर्व का भाव प्रधान है, समूह का भाव प्रधान नहीं है। हम साहित्य की रचना करने बैठे तो हमारी भूमिका ब्रह्मा की होनी चाहिए। अग्नि पुराण के एक श्लोक में कहा गया, अपारे काव्य संसारे कविरेक प्रजापति यथा अस्मै रोचते विश्वम तथा तत् अनुवर्तते। काव्य का संसार अपार है। यहाँ काव्य का अर्थ साहित्य से ग्रहण करिए। उसमें अपार विषय हैं, लेकिन उन अपार विषयों को कवि अपनी रुचि, अपने संस्कार के अनुसार ग्रहण कर लेता है और जैसी रचना चाहता है रच देता है। लेकिन इसमें जो शब्द प्रजापति आया है, ब्रह्मा, वह महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा का कार्य रचना करना है, ध्वंस करना नहीं है। इसलिए साहित्यकार की भूमिका लेखन में रचनाकार की होती है, सृजनकर्ता की होती है। उसको ऐसी रचना देना चाहिए जो सबके कल्याण के लिए। काव्य के विषय अपार हैं, लेकिन उन अपार विषयों में से जब साहित्यकार किसी विषय को चुनता है
तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय उसने चुना है वह प्रेरक कितना है, सकारात्मक कितना है। यदि वो यहाँ पर गलती करेगा तो उसकी रचना निर्मूल्य और ध्वंसक हो जाएगी, उसकी प्रजापति की भूमिका खो जाएगी। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने चींटी पर कविता लिखी। चींटी कितना छोटा सा जीव है, लेकिन वो चींटी के माध्यम से संदेश देते हैं कि किस प्रकार चींटी श्रम करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाती है। अर्थात हम प्रकृति से किसी भी विषय को अपनी कविता का विषय, अपने साहित्य का विषय, अपनी रचनात्मकता का विषय बना सकते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता समाज के लिए, जीवन के लिए होनी चाहिए। हमारी जो नितांत निजी अनुभूतियां हैं वे तभी अभिव्यक्ति का अधिकार पाएंगी जब वे लोक मंगल के लिए, अन्यथा हमारी जो अभिव्यक्ति है यथार्थ के नाम पर या आत्मानुभूति के नाम पर जिसको हम शब्द देते हैं, वहाँ हमें ये विचार करना चाहिए कि जो चीज़ केवल हम तक ही सीमित है, समाज को कोई संदेश नहीं दे पा रही, तो ऐसे विषय को साहित्य का विषय बनाकर प्रस्तुत करना रचनाकार के लिए उचित नहीं है। रचनाकार समाज का प्रहरी भी होता है। अपने युग और अपनी संस्कृति का संवहन करते हुए उसको ये भी देखना चाहिए कि समाज का कल्याण किसमें है। विषय की दृष्टि से रेखांकित करना चाहूँगा दो बड़े कवियों को। आज़ादी से पहले जब स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा है तो हमारा एक बड़ा कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त विषय बनाते हैं कविता का, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। एक संदेश दे रहे हैं मनुष्यता का, मानवता का। महाभारत काल में जो कहा मनुर्भव मनुष्य बनो, उसको आगे ले जा रहे हैं। और उसी कालखंड में एक दूसरे बड़े कवि माने गए हैं अल्लामा इकबाल, समूह के लिए कविता लिख रहे हैं। वहाँ मनुष्यता के लिए, मनुष्य के मरने की, परोपकार करने की बात नहीं है। वहाँ बात क्या है? कहते हैं कि कबूतर और बाज, हिंदू समाज बाज है, हिंदू समाज कबूतर है और इस्लामिक समाज की भूमिका बाज की है। वो कहते हैं बाज को अन्न की आवश्यकता, मांस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाज की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है बहाना। अब आप विचार करिए कविता समाज को कहाँ ले जा रही है। ये 36 से 40 के बीच का वो कालखंड है जिसमें इकबाल की इस तरह की रचनाएं आती हैं, कविता का विषय बनती हैं और देश टूट जाता है। हमें देश को जोड़ने वाली, विश्व को जोड़ने वाली कविता चाहिए। विजय शंकर प्रसाद से आती है। कविता का विषय, साहित्य का विषय विचार की अपेक्षा करता है, चिंतन की अपेक्षा करता है। हम जो लिख रहे हैं उससे समाज को क्या मिलेगा, समाज पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। उस समय दो बड़े उपन्यासकार हुए,
प्रसाद जी की चर्चा उपन्यासकार के रूप में कम होती है, नहीं के बराबर होती है। कवि के रूप में महाकवि, छायावादी कवि, और उसके बाद नाटककार के रूप में। लेकिन प्रसाद जी ने अपने समय के हिंदुस्तान को, अपने समय के भारतवर्ष को अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में अंकित किया। भारतीय जीवन की कुरीतियों को, रूढ़ियों को, जो अवांछनीय चीजें हैं उनको दूर करने का संदेश उन्होंने कंकाल में दिया है। कभी अवसर मिले तो कंकाल पढ़कर देखिए। दूसरे बड़े रचनाकार हमारे प्रेमचंद जी हैं। उन्होंने भी भारतीय समाज का, भारतीय समाज की कुरीतियों का बड़े विस्तार से वर्णन किया। लेकिन प्रसाद जी के उपन्यासों में और प्रेमचंद जी के उपन्यासों में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। विषय के चयन का वो अंतर समझने की आवश्यकता है। प्रसाद जी जब लिखते हैं तो समग्रता में लिखते हैं, चंडी प्रसाद हरदेश जब लिखते हैं तो समग्रता में लिखते हैं और पूरे भारतवर्ष का एक सामाजिक चित्र अंकित करते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी जब लिखते हैं तो समग्रता में नहीं लिखते। कैनवस बहुत विस्तृत है, लेकिन वहां पर एक दृष्टिकोण विशेष है जो आने वाले भारतवर्ष में, आजादी के बाद के भारतवर्ष में सामाजिक समरसता की भारी क्षति करता है। प्रेमचंद के उपन्यासों से, कहानियों से जो चित्र उभर कर भारतीय समाज के आते हैं, वे सवर्ण और असवर्ण के बीच एक भारी वैमनस्य का निर्माण कर जाते हैं। आजादी के बाद के फिल्म जगत ने उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए भारी दरार उत्पन्न कर दी। सामाजिक समरसता के लिए लिखते समय साहित्यकार सबका होता है, वर्ग विशेष का नहीं होता। साहित्यकार का दायित्व जहां भी पीड़ा है उसको मुखर करना है। जहां भी अन्याय है, अपना करे दूसरा करे, समान भाव से न्याय की भूमि पर खड़े होकर उसको लिखना होगा। उसको समीक्षा अपने और पराये का भेद करके नहीं करनी चाहिए। रचना लोक मंगल में लोगों को सही रास्ता देने में कितनी सक्षम है, इस पर जाकर हम अपने विषय का चयन करें तो हमारी साहित्य सृष्टि सार्थक होगी। एक छोटा सा बिंदु पात्रों को लेकर के। हमारे काव्य शास्त्र में अवधारणा रही कि पात्रों में नायक देवता हो, उच्च कुल का क्षत्रिय हो, अभिजात्य वर्ग से हो। उसके पीछे प्रेरणा ये है कि नायक अर्थात समाज का आगे ले जाने वाला, समाज का नेतृत्व करने वाला। अब समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यदि श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना होगी। उसका अनुकरण करते हुए समाज उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। यह भावना वहां मुख्य है। 20वीं शताब्दी में एक नया विचार पश्चिम से आया और किसी को भी नायक बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। प्रश्न ये उठता है कि किसी को भी नायक बनाकर और यहाँ तक कि खल नायकों को नायक बनाकर हम समाज को कहाँ ले जाएंगे? आजादी के बाद बहुत सारे खंड काव्य रचे गए, महाकाव्य रचे गए। रावण के नाम पर, रावण नाम से हरदयालु सिंह का एक महाकाव्य आया, रावण को नायक बनाया। हो सकता है कवि के लिए वो पसंद हो, लेकिन ये भी विचार करना चाहिए कि यदि रावण नायक है तो राम स्वतः प्रतिनायक हो गए। यदि शूर्पणखा नायिका है प्रीतम सिंह बगरेचा के खंड काव्य की, तो क्या हम समाज में रावण और शूर्पणखा की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं? क्या समाज को उनसे प्रेरित करना चाहते हैं? और यदि साहित्यकार इनसे प्रेरणा दिलाना चाहता है तो वो समाज को ले कहां जाएगा? रावण और राम केवल व्यक्ति ही नहीं है, वे ऐतिहासिक पात्र ही नहीं हैं, वे सत्य और असत्य प्रतीक भी हैं। जब आप साहित्य में असत्य की प्रतिष्ठा करेंगे, नायकत्व तो ऐसे लोगों को देंगे
समाज का कल्याण प्रश्नांकित हो जाए। हमारी आज की बहुत सारी समस्याएं 21वीं शताब्दी की समाज में बढ़ती हुई अपराध की वृत्ति, ये सब हमारे अविवेक के कारण है, साहित्य के अपने पक्ष से विरत हो जाने के कारण है, साहित्य की मनमानी, अप्रासंगिक और अहितकर व्याख्याएं दिए जाने के कारण है। भरत मुनि ने 8वीं शताब्दी में नाट्यशास्त्र के अंतर्गत स्पष्ट निर्देश दिया कि मंच पर क्या दृश्य है और क्या सूच्य है। भरत मुनि लिखते हैं कि हिंसा की घटनाएं, अपराध की घटनाएं, रक्तपात की, व्यभिचार की घटनाएं, कथा है तो आएंगी, सबकी आवश्यकता है, लेकिन इनको धीरे से नेपथ्य से सूचित कर दो, मंच पर इनका प्रदर्शन मत करो, क्योंकि मंच पर प्रदर्शन जो होगा वो मन पर गहरा प्रभाव डालेगा, स्मृतियों में अधिक संचित होगा। जो सूच्य होगा वो स्मृतियों में उतना संचित नहीं रहेगा। लेकिन हमारे सेंसर बोर्ड वालों ने कभी भूले भटके भी भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ा ही नहीं, और इसलिए पहले फिल्मों में और बाद में दूरदर्शन के छोटे पर्दे पर ऐसे आपराधिक दृश्य परोसे गए, ऐसी घटनाएं जो सूच्य होने योग्य थी दृश्य बनाकर मुख्य रूप से प्रस्तुत की गई, और उसका दुष्परिणाम आज ये है कि जिस समय आधा देश महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहा है, सनातन संस्कृति के रथ को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है, पूरा विश्व जिस कुंभ को चकित भाव से देख रहा है, उस कुंभ के मध्य ऐसा गैंग भी सक्रिय है जो माताओं और बहनों के स्नान करते हुए चित्रों को बेचने में लगा है। हम कहाँ आए? हमारा साहित्य, हमारी प्रगति, हमारी विकास यात्रा कहाँ जा रही है? इसको केवल साहित्य रोक पाएगा, साहित्यकार रोक पाएगा, लेकिन जब उसकी भूमिका प्रजापति की होगी, ब्रह्मा की होगी। हमारे उपन्यासों में, हमारी कविताओं में कभी अवसर मिला, भविष्य में तो और चर्चा करेंगे, ऐसा छद्म भरा पड़ा है आत्मा अभिव्यक्ति के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, कि बिल्कुल अराजकता फैली थी। एक बात कहते अपनी वाणी को विराम दूंगा। वर्ण विषय पर बात हुई, चरित्रों पर बात हुई, भाषा पर बात करनी बड़ी जरूरी है। भाषा के लिए कई बार आप सुनते होंगे कि भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए, भाषा वैसी होनी चाहिए। बंधुओं, साहित्य की भाषा और यहाँ तक कि दैनंदिन जीवन की भाषा भाव का अनुसरण करती है। जैसा भाव होगा, जैसा विचार होगा, वैसी भाषा। इसलिए साहित्य भाषा को स्वतः लाता है। एक ही कवि की भाषा सारी रचनाओं में एक सी नहीं हो सकती। महाप्राण निराला जब राम की शक्ति पूजा लिखते हैं तो भाषा का रूप दूसरा होता है, सामासिक पद है। भाषा अपेक्षाकृत सामान्य व्यक्ति को कठिन लगती है। और वही निराला जब गीत की धरती पर उतरते हैं, भाषा का रूप बदल जाता है। बांधो न नाव इष्ठाओ बन। जब सरोज स्मृति लिखते हैं, शोक गीत है, भाषा का स्वरूप बदल जाता है। जब राजनीतिक सत्ता के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं, कुकुरमुत्ता रचना में भाषा का स्वरूप बदल जाता है। तो भाषा तो भाव का अनुगमन करेगी। कवि जिस समय लिखने बैठता है, उस समय वह वर्णों पर गिन करके नहीं लिखता,
वो जिस रस दशा की प्रस्तुति करना चाहता है, जो रीतियां हैं और जो वृत्तियां हैं, पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी, इनके अनुसार जब रचना होती है तो वैसी शब्दावली, वैसे अक्षर स्वतः आते हैं, क्योंकि कवि का मानस उस समय वहां होता है। जब युद्ध के वर्णन होंगे तो गौड़ी रीति के अंतर्गत टाठा, डाढ़ा जैसे कठोर वर्णों का प्रयोग होगा। ढाहे महीधर, अब यहाँ ढाल आए बिना काम नहीं चलेगा। कटकट ही मरकट विकट भट्ट, जैसा भी कटारे जी ने कहा, युद्ध वर्णन है। लेकिन जब वंदना होगी तो कोमल वर्णों का प्रयोग होगा, भाषा बदल जाएगी। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, यहाँ पर कहीं टाठा डाढ़ा दिखाई नहीं देंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने काव्य शास्त्र से उन चीजों को जाने, पढ़ें। लेखन के लिए अनिवार्य है अभ्यास, प्रतिभा और व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है अध्ययन। जब हम कविता करना चाह रहे हैं, हमें अच्छे कवियों को पढ़ना चाहिए, काव्य शास्त्र को पढ़ना चाहिए। हम उपन्यास लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उस समय अच्छे उपन्यासकारों को पढ़ें। जब तक हमारा अध्ययन पुष्ट नहीं होगा, तब तक लेखन में गति कहाँ से आएगी, दम कहाँ से आएगी। हम कबीर बन सकते हैं, सहज अभिव्यक्ति के धनी, लेकिन तुलसी तभी बनेंगे जब 12 वर्ष शेष सनातन के आश्रम में वाराणसी में सारे साहित्य, ज्योतिष आदि विविध विद्याओं का अध्ययन प्राप्त करेंगे। और अध्ययन प्राप्त करने में श्रम करना होगा, वो केवल अनुभव से नहीं होगा। साहित्य अनुभव से लिखा जाता है, साहित्य अध्ययन से लिखा जाता है। ये दोनों पक्ष हैं। अगर ये पक्षों में से एक भी पक्ष कमजोर होगा, आपका अनुभव बहुत है, आपका शास्त्रीय पक्ष कमजोर है, रचना कमजोर हो जाएगी। आपका अध्ययन नहीं है, आपका अध्ययन है, लोक का अनुभव नहीं है, तब रचना कमजोर हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें और भाषा की शुद्धता को बनाए रहें। बंधुओं, ये वो समय है जब हम अर्थ का अनर्थ करने पर तुले। भवानी भाई ने लिखा था, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। क्या आप विचार करते हैं कि भवानी भाई ये कह रहे थे कि गालियां लिख दो? अरे उनका अभिप्राय तो केवल इतना था कि सुबोध सहज भाषा में ऐसा प्रस्तुतिकरण हो जो सर्व सुलभ हो जाए, समझ में आ जाए आसानी से। इतना ही अभिप्राय है ना उनका। लेकिन आज़ादी के पहले के और बाद के साहित्य को आप उठा करके देखिए, लोगों ने विशुद्ध गालियों से भरना शुरू कर दिया। और यदि गालियां ही लिखी जानी है तो साहित्य की आवश्यकता ही है। राही मासूम रजा ने महाभारत के संवाद इतने अच्छे लिखे कि आश्चर्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, बहुत महत्वपूर्ण संवाद योजनाएं। लेकिन वही राही मासूम रजा जब आधा गांव लिखते हैं, गालियों की बौछार कर देते हैं। जो चौराहे की गालियां हैं वो सीधी सीधी वहां मिल जाती है। ज्ञान चतुर्वेदी जी बड़े सम्मानित साहित्यकार हैं, लेकिन बारामासी पढ़िए। मेरा निवेदन है कि यदि गालियां साहित्य का विषय बनेंगी, साहित्य की भाषा में गालियां उतरेंगी, तो हम किसके मन का परिष्कार कर रहे हैं? साहित्य तो मन की दुर्बलताओं का, मन की कमजोरियों का, मन का जो भदेशपन, जो गंवारपन है, उसको निराकृत करने का प्रयत्न है। और ये इस तरह की जो रचनाएं हैं, जिनमें भाषा की शुद्धता नहीं है, जिनमें विषय पर विचार नहीं है, जिनमें नए के नाम पर किसी को भी पात्र को महानायक बनाकर खड़ा कर देने की प्रवृत्ति है, इससे अच्छा साहित्य नहीं। साहित्य का छद्म सृष्ट होता है। हमें साहित्य के मर्म और छद्म को पहचानना चाहिए, मर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद। साहित्य
सृजनकर्ता की भूमिका